टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो सब्सिडरी का एग्ज़ाम 16 जून 2022 को होने वाला है, तो इकोनॉमिक्स का जो सब्सिडरी का एग्ज़ाम हो रहा है उसका मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपका चूँकि हल्का गेस पेपर मेरा फ्रेंड लेके अभी चला गया है, तो उसका भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जैसे आएगा तो हम हल्का गैस पेपर का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड बहुत जल्द ही कर देंगे। तो अभी ये कुछ जो बुक है, इनका जो बुक रहता है उस बुक से हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, तो आप लोग इसको भी देख लेना। तो यहाँ पे है, भारत की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। तो यहाँ पे जो है भारत की वर्तमान जनसंख्या ये 2001 की जनगणना के अनुसार है 102 करोड़ से अधिक है। भारत की 10% जनसंख्याओं में शहरों में रहती है, तो यहाँ पे 27.8%। चूँकि उस समय की जनसंख्या है, अभी हमारा जनसंख्या नियंत्रण नहीं आया है, तो जनसंख्या रिपोर्ट नहीं आया उस हिसाब से, तो ये 27.8 ही होगा। भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने किलोमीटर सड़कें हैं? तो वह है 7। 1 वर्ग किलोमीटर में 7 किलोमीटर सड़कें हैं। भारत में रेल मार्गों की लंबाई 10 किलोमीटर से अधिक है। रेल मार्गों की लंबाई 63,465 किलोमीटर से भी क्या है, अधिक है। भारत में औसतन प्रति व्यक्ति आय $620 है। औसतन प्रति व्यक्ति आय कितना है? $620 का है। भारत में 2004 से 5 में सकल घरेलू पूंजी निर्माण दर कितना है? तो वह है 30.1। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आप लोग दिमाग में रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। इसको 2 कहीं कहीं 5 भी देखने को मिलता है, तो आप इसको जान लीजिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.87 वर्ग किलोमीटर। भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो है 72.2%। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो वह है 23%। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 23% है, बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है। 2004 से 5 में भारत में सकल घरेलू बचत कर दी थी, तो वह 29.1। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2004 से 5 में भारत में सकल घरेलू बचत कितना था? वह है 29.1%। भारत की अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है? अब तक में टोटल पूर्ण का बात किया जाए तो टोटल 11 पूर्ण हुआ है। चूँकि 12वां पूर्ण नहीं हुआ था, उसी समय रुक गया था, लेकिन हम इसको 12 ही रखेंगे, क्योंकि 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, तो 12 और 11 वो ऑप्शंस पर निर्भर करता है। अगर वो 12 देगा तो 11 ऑप्शंस देगा ही नहीं देगा, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई है, तो वह 1951 ईस्वी में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई है। 1950 से 51 में भारत का केंद्रीय सरकार के केवल कुछ उपक्रम थे, तो वह 5 उपक्रम थे। कुल कितने उपक्रम थे? 5 उपक्रम थे। ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा है, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान प्रतिशत कितना है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान प्रतिशत है वो है 23% है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, भारतीय कृषि प्रत्यक्ष रूप से 10% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है, तो वह 58.2% को। निर्यात व्यापार में कृषि का योगदान 10% होता है, वह 10.2%। भारत में 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है, तो वो है 14.1 करोड़ हेक्टेयर में। देश में 10 करोड़ पशु हैं, पशुओं की संख्या यहाँ पे बताई जा रही है, तो वह 48 करोड़ पशु है। हो भी सकता है ये जो हम अभी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप केवल देख लेना एक बार। और इसमें जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जैसे भारत यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत में 10% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 60% क्षेत्र जो है मानसून पर निर्भर करता है। भारत में जोटों के औसत आकार 10 हेक्टेयर होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप पढ़ लेना, निकल जाना। फिर अब भारत एक देश प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके भारत का क्षेत्रफल कितने लाख किलोमीटर तक है? तो 32.87 लाख किलोमीटर। भारत में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितने किलोमीटर में होती है? तो वो है आपका 2700, रुक जाइए 1 मिनट, 2770 किलोमीटर में होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे भारत में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितने किलोग्राम है? तो वह है 2026 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर। भारत में मूंगफली की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कितना होता है? तो वो है 1050 kg।
भारत में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो वह 9। सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत जो है आपका, रुक जाओ ये 1 मिनट, भारत में तो वो है आपका, इसका तो आंसर चूँकि नहीं मेंशन किया गया है तो इसका आंसर कन्फ्यूजन में है, तो आप इसको रहने दीजिए ये 13 नंबर सवाल को। ओके, भारत में 4 हेक्टेयर तक के जोतों की प्रतिशत कितनी है? तो वह 91.2, लगभग 92 के बराबर है। भारत में भूमि की प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल कितना है? भारत में भूमि की प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल 38 हेक्टेयर है। राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभकारी मूल्य। तो आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय कृषि नीति का जो मुख्य उद्योग क्या है? तो वह है लाभकारी मूल्य। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल जाते हैं। 1947 में कुल कृषि क्षेत्र डैश के प्रतिशत भाग में जमींदारी थी? 1947 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 में 40% जो कृषि भूमि है मतलब भाग जमींदारी थी। लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह राधा कमल मुखर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम डैश में लागू हुआ था? 1951 ईस्वी में। इस चैप्टर का बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को आप देख लीजिएगा। चकबंदी डैश प्रकार की होती है? कितने प्रकार की टोटल चकबंदी होती है? ये 2 प्रकार की होती है। फिर इसका अधिकतम जोत सीमा संबंधी कारणों के फलस्वरूप कितने लाख हेक्टेयर भूमि को फालतू घोषित कर दिया गया था? तो वह है कर दिया गया है 73.7% को। ऐच्छिक चकबंदी का प्रारंभ कब हुआ है? तो ऐच्छिक चकबंदी का प्रारंभ 1950 ईस्वी में किया गया। ये सब डेट मेंशन कीजिएगा, बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के समय रैयतवाड़ी के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग था? तो ये है कुल कृषि क्षेत्र का 52% भाग था। अधिकतम जोत सीमा संबंधी की कानूनों के अंतर्गत कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि तक विस्तारित किए गए, मतलब कितने लाख तक भूमि को वितरित किया गया है? तो वह 53.8। 1950 से 51 में खाद्यान्नों की उत्पादन कितने लाख टन थी? तो वह 508 लाख टन थी। ओके, आई थिंक ये आपका हो गया होगा। अब इस चैप्टर में जो चैप्टर किया वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, आप उसका सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत डैश की योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसको प्राथमिकता दिया गया था। भारत के रासायनिक खादों की खपत वर्तमान में कितने किलो प्रति हेक्टेयर होता है? तो वह 97 किलो प्रति हेक्टेयर होता है। भारत में 80% जोतें डैश हेक्टेयर से छोटी है? 2 हेक्टेयर से छोटी हैं। हरित क्रांति के अर्थ कृषि उत्पादन में डैश से था? तो वह लाल बहादुर शास्त्री से था। निम्नलिखित में से ये हरित क्रांति में उत्पादन वृद्धि से था, हम वृद्धि करते हैं हमेशा। और यहाँ पे हरित क्रांति के सूत्रपात कौन थे? तो निम्नलिखित में से लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत की किस योजना को सर्वाधिक व्यय कृषि पर किया गया था? किस योजना में? प्रथम योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सर्वाधिक व्यय किया गया था। 1960 से 61 में रासायनिक खादों की औसत खपत प्रति हेक्टेयर कितनी थी? 1960 से 61 में 1.9 किलो थी। भारत में कृषि के विद्युत से चलने वाले पंप सेट वर्तमान में कुल कितने हैं? तो वर्तमान में अभी तो नहीं है, तो उस समय के हिसाब से 6 लाख से अधिक थे, मतलब 6 करोड़ से भी अधिक थी। ठीक है। वर्ष 2004 से 5 में रासायनिक खादों की खपत कितने लाख टन थी? तो वह 173 है। इसका जो फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा? 173 होगा। ठीक है। अब आते हैं भारत में कृषि जोत औसत आकार कितने हेक्टेयर की होती है? तो वो है 1.55 हेक्टेयर के। हरित क्रांति का मुख्य लाभ किन कृषकों ने उठाया था? सभी कृषकों ने, बड़े मध्यम सभी ने। हरित क्रांति के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कैसी रही? बढ़ी थी, बहुत ज़्यादा हरित क्रांति में उत्पादकता बढ़ी थी। शाही कृषि आयोग डैश में बना था, मतलब उसकी ईस्वी आपसे पूछी जा रही है। तो 1928 ईस्वी में शाही कृषि आयोग बना था। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे इस समय देश में डैश से अधिक नियमित मंडियाँ हैं। मंडियाँ मतलब मंडियाँ नहीं, मंडी जहाँ पे सब्जी बेचा जाता है वो 7000 से अधिक है। कृषि उपज अधिनियम डैश में पारित हुआ था? 1937 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत में मीट्रिक प्रणाली डैश में अपनाई गई थी? 1956 ईस्वी में मीट्रिक प्रणाली अपनाई गई थी। बाट प्रमापीकरण के लिए पहला अधिनियम डैश में बनाया गया था? तो 1939 ईस्वी में बनाया गया था।
फिर उसके बाद यहाँ पे डैश से मीट्रिक प्रणाली अपनाना अनिवार्य कर दिया। किस ईस्वी से मीट्रिक प्रणाली? तो 1962 से अनिवार्य करवा दिया गया। देश में डैश राज्य सहकारी विपणन संघ है। कितने राज्य सहकारी विपणन से क्या है संघ है? तो वह 25 राज्य। समर्थन मूल्य सहकारी मूल्य सहकारी डैश मूल्य होता है। तो ये जो है सहकारी क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब आते हैं क्या नाफेड सहकारी विपणन से शीर्ष संस्था है? हाँ, नेपेड जो है नाफेड वो सरकारी विपणन की शीर्ष संस्था है। सहकारी विपणन कृषि के लिए लाभकारी क्यों है? क्योंकि इसमें जो है उचित तौल भी होता है और उचित मूल्य भी प्रदान किया जाता है, मतलब दोनों कारण। नियमित मंडी से अर्थ क्या है? नियमित मंडी से अर्थ राज्य सरकार नियंत्रित रहती है और स्वायत्ता शासन नियंत्रित रहती है। अभी तक कितनी कृषि वस्तुओं को ग्रेड बनाया गया है? अभी तक में तो 163 165 के आसपास को ग्रेड बनाया गया। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब अपनाई गई? 1956 ईस्वी में। और फिर सहकारी विपणन से क्या अर्थ है? सहकारी विपणन से अर्थ है पारस्परिक लाभ और स्वेच्छा से विपणन। भंडार गृहों की सुविधा से क्या अर्थ है? तो यह कृषि उपज सुरक्षित रखना और मूल्यों में स्थायित्व लाना। भंडार गिरी करके हम मूल्य में क्या कर सकते हैं? स्थायित्व ला सकते हैं और इससे कृषि उपज भी सुरक्षित रहती है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्पकालीन साख डैश माह की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्पकालीन साख जो होती है वो 15 माह की होती है। ओके, फिर उसके बाद क्या, मध्यकालीन ऋण की अवधि 10 वर्ष तक दी जाती है, तो वह 5 वर्ष के लिए। भारत में इस समय सहकारी समितियां कुल कितनी हैं? तो वह है 1,10,000। भारत में राज्य सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 31 उस समय के हिसाब से। वर्तमान में अग्रणी बैंक योजना डैश जिलों में लागू की गई है? 472 जिलों में। ग्रामीण बैंकों में डैश प्रतिशत पूंजी अग्रणी बैंक को दी गई है? तो वह 35%। इसका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अधिकृत पूंजी डैश करोड़ रुपये हैं? तो वो है 5,000 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 ईस्वी में, जिसको नाबार्ड कहा जाता है। संघीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में। फिर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1969 ईस्वी में। तो इसका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1980 ईस्वी में। अगेनली 6 बैंक का फिर राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। स्टेट बैंक व उसकी सहायक बैंकों को कितनी प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में थी? तो वह 40% शाखाएं। राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना कहाँ होती थी? राज्य सहकारी की स्थापना तो राज्य के मुख्यालयों में। तो इसका राज्य आज भी साहूकार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह बिना जमानत का ऋण होता है और तत्काल ऋण देता है। मध्यकालीन ऋण की समय अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की। मध्यकालीन ऋण की समय अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है। तो आगे का हम चलते हैं, यहाँ पे है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति डैश हुई थी। औद्योगिक नीति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 1948 में हुई थी। वर्तमान औद्योगिक नीति कब हुई है? 1991 में, हाल ही में। द्वितीय औद्योगिक नीति डैश की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम द्वितीय इस तरह से 1956 ईस्वी में। फिर उसके बाद औद्योगिक नीति में डैश निर्धारित किया जाता है। तो औद्योगिक नीति में यहाँ पे औद्योगिक विकास का स्वरूप, उद्योगों के प्रति अपनाई गई नीतियाँ दोनों निर्धारित किया जाता है। वर्तमान औद्योगिक नीति डैश पार्टी की नीति है? औद्योगिक नीति जो है कांग्रेस पार्टी की नीति है। वर्तमान औद्योगिक नीति डैश को घोषित की गई थी? तो वह 24 जुलाई 1991 में घोषित की गई थी। वर्तमान में केवल डैश उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है? तो यहाँ पे है 5 उद्योग के लिए। औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम सन डैश का है? तो वो है 1951 का। प्रतिस्पर्धा कानून डैश कानून का स्थान लेगा? प्रतिस्पर्धा कानून MRTP का स्थान लेगा। फेरा अधिनियम डैश में बनाया गया था? तो आपसे पूछा जाएगा फेरा अधिनियम, तो वह 1973 ईस्वी में बनाया गया था। फेमा अधिनियम डैश में बनाया गया था? एक है फेरा और एक फेमा। फेमा 1999 में। फेमा अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो 49 धाराएं हैं। फिर इसके बाद फेमा अधिनियम डैश में लागू हुआ था?
तो वो है पूरे देश में ये लागू हुआ था। फेरा अधिनियम में डैश धाराएं हैं, मतलब टोटल कितनी धाराएं हैं। फेरा इस बार आ गया है तो इसमें टोटल 81 धाराएं हैं। फिर इसके बाद 1923 में पूर्व भारत की नीति कैसी थी। 1923 से पूर्व भारत की नीति स्वतंत्र नीति थी। अब यहाँ पे आते हैं। फिर इसके बाद 1956 में नीति में कितने उद्योगों के विकास का सारा उत्तरदायित्व राज्य पर छोड़ा गया था। तो वो है आपका 17 दायित्व में। 1991 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था। तो है उत्पादकता को बढ़ाना। नवीन औद्योगिक क्षेत्र नीति में सार्वजनिक नीति क्षेत्र के लिए निश्चित उद्योग कितने हैं। तो वो है 3। नवीन औद्योगिक नीति अपनाने में क्षेत्रीय असंतुलन कम करने में मदद मिलती है। तो 19 का जो आंसर होगा आपका, हाँ बिल्कुल मदद मिलती है। भारत में नवीन औद्योगिक नीति के फलस्वरूप विदेशी उपकरणों में क्या वृद्धि होती है। तो हाँ वृद्धि, मतलब क्या वृद्धि होती है, हाँ वृद्धि होती है। औद्योगिक विकास और नियम अधिनियम 1951 कब लागू किया गया था। तो यह 1952 ईस्वी में लागू किया गया था। MRTP अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1 जून 1970 ईस्वी में, 1 जून 1970 ईस्वी को लागू किया गया था। पुनः विक्रय मूल्य अनुरक्षण पर रोक किस अधिनियम के तहत लगाया गया था। MRTP एक्ट के तहत। फिर उसके बाद फेरा के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया। फेरा के स्थान पे फेमा, फोएकर महकमा फेमा के अंतर्गत अपील न्यायाधीश के अपील निर्णय प्राप्त होने के कितने दिनों के अंतर्गत ही इस अंतर्गत की जाती है। तो वो है आपका 45 दिनों के अंतर्गत। तो ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो यहीं तक, और इसमें कुछ बच गया है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसमें बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। एग्ज़ाम से दिन पहले या फिर एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप ज़रूर पढ़ लेना, ताकि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जैसे ही आज शाम तक मेरे फ्रेंड जो हैं वो बुक दे देंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू।